तो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th मॉडल प्रश्न पत्र 2025 का हिंदी ऐच्छिक का, जिसमें से आपको कुल 1 घंटे का समय मिलेगा और क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। खंड का में सबसे पहले आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका चयन करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं गद्यांश में क्या दिया गया है। तो बोला है, इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। इसके माध्यम से लोग न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं कि अपने विचार और अनुभव भी साझा करते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों के जीवन को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इंटरनेट के अंधाधुंध उपयोग से कई चुनौतियां भी खड़ी की है। साइबर अपराध, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई है। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और समझदारी से किया जाए। ध्यान को हम लोग पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी दुनिया को जोड़ना। इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। यानी कि इस गद्यांश में हम लोग पढ़े हैं उसमें से इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर अपराध और धोखाधड़ी। यानी कि इंटरनेट के कारण से, इंटरनेट के दुरुपयोग से साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इंटरनेट जो है इसको किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का भंडार। इंटरनेट का हम लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इनसे हम कई सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। यानी कि इस गद्यांश में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए। अगर इंटरनेट का उपयोग हम सावधानी और समझदारी के साथ करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आपको गद्यांश के बाद पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से 4 या 5 लाइन का पोएम रहेगा। उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या है, पढ़ते हैं। भिन्नता में एकता की शक्ति भारत की पहचान है। भाषा, धर्म, वेशभूषा, फिर भी एक परिवार सम्मान है। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा। सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति पथ पर बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। यानी पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्नता में एकता। भिन्नता में एकता को भारत की पहचान से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। यानी कि इस पद्यांश में दिया गया है कि एकता का दीप किससे जलता है। पद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपसी मेल और भाईचारे से। आपसी मेल और भाईचारे से एकता का दीप जलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है। तो ये पद्यांश जो है उसमें से किन बातों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति और धर्म के झगड़े से। जाति और धर्म के झगड़े से दूरी बनाने की बात इस पद्यांश में कही गई है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मॉडल सेट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम इसी से उठा करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मॉडल सेट को इग्नोर ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। आपका अगला क्वेश्चन है, नई मिसाल बनाएं, पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस पद्यांश में नई मिसाल बनाएं, इस पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की। प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की। अब खंड खा है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है। तो रेडियो जो है उसको किस प्रकार का जनसंचार
माध्यम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य माध्यम। यानी कि रेडियो के द्वारा हम लोग दूर दूर की जानकारी, गाना वगैरह और भी न्यूज़ सारे सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रिंट है वह मीडिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र, जो कि एक मीडिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? तो जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि संदेश को समझाने में मदद करता है, संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं या कोई भी कंपनी से सामान खरीदते हैं तो वो कंपनी वाले बोलते हैं कि इसमें फीडबैक दीजिए। यानी कि स्टार मार्किंग ऐप हो गया और कई सारे ऑनलाइन चीज़ें हो गया जिसमें से फीडबैक मांगते हैं। तो उसका क्या महत्व है? तो ये सब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? यानी कि इनमें से कौन सा एक जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट, जो कि जनसंचार का एक आधुनिक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंचार जो है उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जनसंचार का समाज में प्रभाव लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। ये जनसंचार के कारण होता है, समाज में प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? यानी कि इनमें से एक कौन सा है जो कि पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। सत्य और निष्पक्षता का पालन करना एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें, जो कि पत्रकारिता में पेज 3 का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि खोजी पत्रकारिता जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। जो खोजी पत्रकार होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि जितने भी गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियां हो उसको उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि टीवी और रेडियो जो है उसको पत्रकारिता की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में टीवी और रेडियो को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग। खंड ग में पाठ्य पुस्तक से आपको गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना है। तो गद्यांश में क्या है, पढ़ते हैं। बोला है, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने से ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो ये गद्यांश को हम लोग पूरा पढ़ें। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा? तो हामिद जो था वह चिमटा क्यों खरीदने के लिए सोचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए। दादी का हाथ जो रोटी पकाते वक्त जल जाता था उससे बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी? यानी कि हामिद के अनुसार जो खिलौना खरीदता उससे क्या समस्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलौने से कोई काम नहीं बनता। खिलौने से उनका मानना था कि खिलौने से कोई काम नहीं बनता है, व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया? तो गद्यांश में इस चिमटे का क्या उपयोग बताया हामिद ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि इस गद्यांश में चिमटे का उपयोग क्या बताया? तो रोटियां तवे से उतारने में मदद करेगी, चूल्हे को साफ करने में उपयोगी होगी, आग मांगने वालों को आग देने में उपयोगी होगी। यानी कि इन बातों का जिक्र गद्यांश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है, यानी कि ये इस गद्यांश के रचयिता कौन है या कौन से पाठ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद इनके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया, तो किस माध्यम पर व्यंग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्थाओं के बाजारीकरण। आस्थाओं के बाजारीकरण पर व्यंग किया। क्वेश्चन नंबर 25 है, चमेली के बेटे का नाम क्या था, तो चमेली के बेटे का नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंता। तो चमेली के बेटे का नाम बसंता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की, तो काला शुक्रवार जो है पुस्तक, उसकी रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा अरोड़ा ने। सुधा अरोड़ा ने काला शुक्रवार पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाना बदोश कहानी के लेखक कौन है, खाना बदोश कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है, तो भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय को। हिमालय को भारत माता का मस्तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी, तो जो मकबूल था उन्होंने अपने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए कौन सी किताबें बेच दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास और भूगोल। इतिहास और भूगोल की किताबों को अब मकबूल ने बेच दी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आवारा मसीहा जो है उनके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पतंगबाजी में शरद का मित्र था, पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजू। पतंगबाजी में शरद का मित्र राजू था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये कविता को पढ़ करके हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पोएम क्या है, चलिए देखते हैं। आरे इन देहून रह न पाई, हिंदू अपनी करे पढ़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी बयाहे घर ही में करे सगाई, बाहर से ईद मुर्दा लाए धोए धोए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो कौन रह होवी जाई। तो ये पोएम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक भेदभाव और पाखंड की। धार्मिक भेदभाव और पाखंड की कवि ने इस कविता में आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदू अपनी बढ़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेश्या के। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है, तो कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। ये आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हंसी के चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हंसी की चोट कविता में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के कवि हैं, तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वह किस काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। छायावादी काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो महादेवी वर्मा जो थी उनको उनके किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामा। यामा की रचना के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है, तो मगध में कौन हस्तक्षेप करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा।
मुर्दा जो कि मगध में हस्तक्षेप करता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन और एग्जाम के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं इस चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस चैनल में बने रहें और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।